गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 320 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम। स्टैटिक जी के, साइंस के होंगे ज़्यादातर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। दो कथन है यहाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी टूथ डिके। और दांतों का जो इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। जो कौन? ये दंत इनेमल। ये आपके दांत, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है वाइट वाला, ये इनेमल का बना होता है। ठीक है। बाकी जो टूथ है, दांत है, नीचे स्किन में ये जो मसूड़े हैं, इसमें अच्छी तरह से कवर अप होता है। बिल्कुल। मुंह का जो पीएच है 5.5 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। मुंह के अंदर का वातावरण अम्लीय हो जाएगा, फिर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और दांतों का जो इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और ये जो इनेमल है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दोनों के दोनों कथन ठीक है, सी है इसका आंसर। ये इनेमल से कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए। देखिए, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय हो जाता है, और मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर मुंह जो है वो अम्लीय हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद बचे खाद्य कणों, यानी जो फूड पार्टिकल होते हैं, और चीनी को तोड़कर अम्ल बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। यह अम्ल दांतों के इनेमल को प्रभावित करता है और धीरे धीरे दांत सड़ जाते हैं। धीरे धीरे मतलब सालों में होती है प्रोसेस। इसलिए खाने के बाद, ठीक है, ब्रश तो करना जरूरी है, हर दिन ब्रश कीजिए। और खाने के बाद, ठीक है, सिंपल पानी से 2-3 बार कुल्ला भी जरूरी है, ताकि जो खाने के फूड पार्टिकल हैं वो दांतों में फंसे ना रह जाएं। देखिए, दांतों के एनामल पर आ जाइए। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और एनामल में कैल्शियम फॉस्फेट के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोरीन और मैग्नीशियम फॉस्फेट भी होता है। एनामल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह हड्डियों से भी ज़्यादा कठोर होता है। एनामल दांतों का सुरक्षात्मक बाहरी आवरण है। यह दांतों के मुकुट को कैविटी और क्षति से बचाता है। ठीक है। मुकुट यानी जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो दिखता है और जिससे भोजन चबाते हैं। दूसरा प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, और कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऊपर का स्टेटमेंट कुछ और करा, नीचे का कुछ और करा, और दोनों के दोनों ठीक है। ये सी है इसका आंसर। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, और कपड़े से जंग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है यहाँ पर, रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है, ठीक है। अगर इसमें कार्बन मिला देंगे तो कठोर हो जाएगा। रबर में सल्फर भी मिलाया जाता है। सल्फर अगर मिलाएंगे तो थोड़ी कम जो कठोर हैं चीज़ें वो बनेंगी, जैसे कि रबड़ बैंड हो गया। और कार्बन मिलाएंगे तो ट्यूब, टायर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। दोनों के दोनों ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, और प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि में किया जाता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से क्या भरा होता है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन ही भरी होती है, ये है इसका आंसर। देखिए, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटेन एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है, यानी एलपीजी है। यह एक हाइड्रोकार्बन है और अत्यधिक ज्वलनशील है, गंधहीन, रंगहीन और आसानी से तरलीकृत होने वाली गैस है। ब्यूटेन का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर के अलावा पोर्टेबल स्टोव में ईंधन के रूप में, हीटिंग ईंधन के रूप में और शीतलक के रूप में भी किया जाता है।
साइंस में एलपीजी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बने इससे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं, इंग्लिश में वल्कनाइजेशन। और वल्कनीकरण के बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का प्रयोग दस्ताना बनाने में, रबड़ बैंड आदि बनाने में किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है, सल्फर भी इसमें मिलाया जा रहा है, कार्बन भी इसमें मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो सल्फर मिलाया जा रहा है तो दस्ताने, रबर बैंड जैसे चीजें बन रही हैं, और कार्बन मिलाया जाता है, ट्यूब, टायर, कठोर चीजें बन रही है। बिल्कुल ये करेक्ट है, यहाँ पर दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए, रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु सल्फर है। रबर का वल्कनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सल्फर की उपस्थिति में गर्म करके रबर की प्रत्यास्थता और रबर की सामर्थ्य में सुधार करती है, उसकी इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है, और प्रोड्यूसर गैस में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है या करती है। देखिए, बिल्कुल ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, सी है इसका आंसर। प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है, इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड और 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इस गैस का उपयोग कांच एवं इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में जल गैस का प्रयोग किया जाता है, बी है इसका आंसर। देखिए, जल गैस यानी वाटर गैस में 49% होता है हाइड्रोजन, 45% कार्बन मोनोऑक्साइड तथा 5.5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी पूछता है एग्जाम में कि सर्वाधिक क्या होता है। जल गैस का उसमें होता है 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। फास्फोरस जो है वो अपरूपता प्रदर्शित नहीं करते। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। देखिए, लाल फास्फोरस कम क्रियाशील है, श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील है, इसने गलत है दूसरा वाला। और फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, तो सत्य कौन सा? कोई भी सत्य नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस इसके अपरूप हैं। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है, तो अधिक फास्फोरस अधिक क्रियाशील कौन सा हो गया? श्वेत फास्फोरस। तो दोनों के दोनों गलत हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती? पूछ रहा है। नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, रेडॉन। वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। जो नहीं पाई जाती वो है रेडॉन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, रेडॉन वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती, यह रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दो कथन है यहाँ पर। कोबाल्ट इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट इस्पात का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। बिल्कुल ये ठीक है, दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो आवश्यकता है नहीं एक्सप्लेनेशन की, वही चीज फिर से लिखने की। ये बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? देखिए, सेल्सियस है कहीं का टेम्परेचर, जैसे गर्मियों में तापमान कितना चला जाता है? 40, 45, 42, 48 तक जा रहा है, अब तो 50 भी जा रहा है, ठीक है। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, शिमला, मनाली, इनका माइनस में चला जाता है, 2, 8, 7। तो सेल्सियस में भी निगेटिव में जा रहा है, फ़ारेनहाइट में भी निगेटिव में जाता है, रियूमर में भी निगेटिव में चला जाता है,
लेकिन केल्विन में नहीं जाता, तो केल्विन इसका आंसर हो जाएगा, सी है इसका आंसर। देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं रियूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता। एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मानव शरीर का जो तापमान है वो तीनों फॉर्मेट में याद रखिएगा, ठीक है, वो एग्जाम में पूछ लेता है। 37 डिग्री सेल्सियस तो सभी को पता होता है, फ़ारेनहाइट में भी याद रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन। इस पर भी प्रश्न बने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया होती है, यह नियम दिया था किसने? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, तो न्यूटन का अंग ए है इसका आंसर। कोपरनिकस नहीं है, बोहर नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है। देखिए न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, और गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल, उसकी जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है, सी है इसका आंसर। इसको कथन अभिकथन करके ही पूछा जा सकता था। देखिए नदी के जल का घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। प्लावन यानी फ्लोटेशन फोर्स। ये अदिश राशि या सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता, मैच वैच करने के लिए हम पूछ लेगा, 3-4 एक साथ लिखकर पूछ लेगा। सदिश राशि, अदिश राशि, समय यहाँ पर अदिश राशि है, चाल यहाँ पर अदिश राशि है, दूरी यहाँ पर अदिश राशि है, पूछा क्या है, सदिश राशि, तो विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, सी है इसका आंसर। देखिए किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है, और विस्थापन एक सदिश राशि है। वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों ही होते हैं सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि के एग्जाम्पल विस्थापन, संवेग, बल, त्वरण, वेग। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? उपोत्पाद, बाई प्रोडक्ट। चारकोल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, कोयला नहीं है, यह है एसफॉल्ट। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एसफॉल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, मतलब मिसमैच होगा वो। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंखों की, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का परिवहन करना, भारत में विशाल भंडार पाया जाता है थोरियम रेडियोधर्मी तत्व का, मानव आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और सीधा बनता है। चारों के चारों इंपॉर्टेंट। एस्टिग्मेटिज्म आंखों की बीमारी है, ट्रैकोमा भी आंखों की बीमारी है, हाल ही में उन्मूलन हुआ भारत से, याद रखिएगा उसको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, भारत में विशाल भंडार है, केरल के जो मोनोजाइट रेट है उसमें थोरियम के भंडार हैं, ठीक है। ये भी मानव आपकी आंख पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, ठीक है, रियल बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता, इन्वर्टेड है, तो यही गलत है, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो मानव की आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल बनता है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है, सीधा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर ए। फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। प्रतिध्वनि सुनी जाती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। एसिड बदलता है नीले लिटमस को लाल में। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में बदलने के लिए। बताइए कौन सा गलत है? ये सब इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर क्या करता है? ठीक है। डायनामो क्या करता है? रेक्टिफायर क्या करता है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में बदलता है ट्रांसफार्मर, ना कि रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। बहुत पूछते हैं, तो डी गलत है, यही आंसर है। बाकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है विद्युत मोटर, और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है डायनामो, याद रखना। प्रतिध्वनि सुनी जाती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। एसिड बदलता है नीले लिटमस को लाल में। अपने को गलत चाहिए, डी गलत है। डी गलत है, तो सही क्या होना चाहिए? जो रेक्टिफायर है उसका उपयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, और ट्रांसफार्मर जो है वो हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में बदलता है। आपके मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर है ना, वो यही काम करता है, हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में बदलता है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इसका, अल्टरनेट करंट डायरेक्ट करंट, डीसी। ये ट्रेन्स वगैरह में जो बिजली रहती है वो डीसी रहती है, डायरेक्ट करंट रहता है। ठीक है, साफ साफ लिखा रहता है, यूज़ ओनली मोबाइल चार्जर एंड लैपटॉप चार्जिंग, उससे अधिक नहीं करना वहाँ कुछ। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजीब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? एक ही सही सम्मिलित है यहाँ पर। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सारे ही हैं तो सही, डी है इसका आंसर। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा पूछ ले तो सोडियम बाई कार्बोनेट। सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बड़ा सा प्रश्न है ये, 6 हैं इसमें, 5 है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों द्वारा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हीलियम। रेडियो धर्मिता अंग्रेजी में रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। ये 5 स्टेटमेंट एक ही प्रश्न में, और इन 5 पर अलग अलग बार प्रश्न बन चुका है। ठीक है, 5 प्रश्न है देखा जाए तो। ये रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हीलियम। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों के द्वारा। कई बार प्रश्न बना सोनार पर। और ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। अनुप्रस्थ होता तो गलत हो जाता। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। ये अलग अलग चीज़ों के अध्ययन को क्या क्या कहते हैं वो सब एग्जाम में पूछा जाता है, मैच वैच करने के लिए पूछता है। सारे सही हो गए तो फिर 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी का मिलान सही है, तो डी आंसर है। तो जनरल साइंस के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, पिछले 3 4 दिन से हम अलग अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है, प्रश्नों को पढ़ते रहिएगा। फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हो इनकी, ये नंबर इस पर कॉल है व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।